हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 13 जो कहता है राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी। परचेजर और लेसी के क्या राइट्स हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके पास कोई टाइटल नहीं है या फिर उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है। अब जहाँ पर वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई एक पर्सन अगर लेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को या सेल करता है विद नो टाइटल, जिसके पास कोई टाइटल नहीं है या फिर उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, वो पर्सन जिसके पास टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है वो सेल कर रहा है, इसका मतलब उसके पास राइट टू सेल नहीं है। राइट टू सेल और लेट नहीं है उस पर्सन के पास। तो द परचेजर और लेसी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो अदर प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए जो परचेजर है उसके पास ये राइट्स है जो नीचे दिए गए हैं। अब ए पॉइंट कह रहा है इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सब्सिक्वेंटली उसने एक्वायर कर लिया वो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो परचेजर और लेसी जो है वो उसको कंपेल करेगा टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। ए जो है वो क्या है, वेंडर है या लेसर है, ठीक है। एक ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी सेल करूंगा, ये एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसका एक ये वाला पार्ट सेल करने की इसने बात करी थी। ए को सब्सिक्वेंटली जब कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था ए ने, तब उस समय उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास ये पूरी प्रॉपर्टी ए के पास नहीं थी, बट जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद सब्सिक्वेंटली ए के पास ये पूरी प्रॉपर्टी का पार्ट आ गया, तो जो बी है वो ए को कंपेल कर सकता है, वो कहेगा कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए क्योंकि अब आपके पास वो इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो जो राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर वो मिल गया है, तो अब आपके पास राइट टू सेल और राइट टू लेट भी आ गया है, तो इसीलिए आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके दीजिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर, अगर वो जो वेंडर है और लेसर है उसको सब्सिक्वेंटली वो राइट एक्वायर कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद राइट उसको अगर मिल जाता है तो। पॉइंट बी बात कर रहा है कि वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी, जहां पर किसी अदर पर्सन की वैलिडेशन चाहिए उस टाइटल के लिए, या फिर दे आर बाउंड टू कॉन्कर एट रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, वो पर्सन बाउंड हैं अगर वेंडर और लेसर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप अपनी कंसेंट दे दीजिए। यहाँ पे एक तरीके से कंसेंट की बात कर रहे हैं हम कि किसी अनदर पर्सन की कंसेंट ज़रूरी है वेंडर और लेसर के टाइटल को वैलिड करने के लिए, एंड अगर उसका टाइटल वैलिड हो जाएगा तभी वो परचेजर को या लेसी को अपनी प्रॉपर्टी दे पाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि अनदर पर्सन की कंसेंट ज़रूरी है तो वेंडर जो है वही अदर पर्सन को बोलेगा कि आप अपनी कंसेंट दे दीजिए। परचेजर जो है वो वेंडर को कंपेल करेगा, परचेजर वेंडर को कंपेल करेगा कि आप अदर पर्सन की कंसेंट लिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करिए। द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कॉन्करेंस, परचेजर कंपेल करेगा वेंडर को कि आप कॉन्करेंस लीजिए अदर पर्सन से व्हेन अ कन्वेंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल, जहाँ पे कन्वेंस जो है वो अदर पर्सन की ज़रूरी है टाइटल को वैलिडेट करने के लिए, एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर और लेसी, और जो अदर पर्सन है वो बाउंड है अपनी कन्वेंस देने के लिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर, जो परचेजर है एंड लेसी है वो कंपेल कर सकता है किसको, यहाँ पे हिम किसकी बात कर रहे हैं, वेंडर की, यहाँ पे वेंडर है तो परचेजर कंपेल कर सकता है वेंडर को कि वो ऐसी कन्वेंस ले, पूरा करे अपने कॉन्ट्रैक्ट को। सी पॉइंट में कह रहा है कि वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, बट इसके साथ एक सिचुएशन भी है, एक कंडीशन भी है। वेंडर जो है वो बोल देता है परचेजर को कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उस पर कोई डेप्ट नहीं है, ये डेप्ट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है, कर्जा मुक्त प्रॉपर्टी है ये, बट प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या है, वो मॉर्गेज है फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, जितने अमाउंट में परचेजर ने परचेज करनी है उससे कम का होना चाहिए वो मॉर्गेज। उस सिचुएशन में आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें परचेजर बोलेगा आपको
कि ये परचेज मनी जो मैंने आपको दिया है वो लीजिए और अपना ये मॉर्गेज फ्री कराइए, इसको रिडीम करवा दीजिए और अपने प्रॉपर्टी पूरी तरीके से मेरे को ट्रांसफ़र करिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए। और जब तक रिडम्पशन नहीं होता है एब्सोल्यूट राइट परचेज़र को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अगर परचेज मनी से कम का मॉर्गेज है तो उस सिचुएशन के अंदर जो परचेज़र है वो वेंडर को बोलेगा कि आप ये पैसा लीजिए परचेज मनी का या परचेज मनी से कम का जो भी अमाउंट होगा और अपना जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज़ कराइए, राइट टू रिडीम जो है उसको एक्सरसाइज करें। और पावर किसके पास है यहाँ पर? परचेज़र के पास है। परचेज़र कंपेल कर रहा है किसको? वेंडर को, कि अपना राइट टू रिडम्पशन करवाओ अपनी मॉर्गेज को और मुझे पूरा वैलिड जो डिस्चार्ज है वो कराओ और प्रॉपर जो प्रॉपर्टी है उसका राइट ताकि एब्सोल्यूट मुझे मिल सके। तो ये एक तरीके से कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्गेजी है। यहाँ जो ए पॉइंट था, नहीं बी पॉइंट जो था उसके अंदर क्या बात कर रहे थे हम? कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन से वैलिडेशन लेना था। यहाँ पर क्या है? कन्वेंस फ्रॉम मॉर्गेजी। यहाँ पे कन्वेंस अदर पर्सन से था, उसकी कंसेंट लेनी है, लेकिन यहाँ पे कन्वेंस है मॉर्गेजी की, कि मॉर्गेजी अगर सहमत हो जाता है, अपनी मंजूरी दे देता है तो वो रिडीम कर देगा। वेयर द वेंडर और लेसर sues फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट इज डिसमिस्ड, जहाँ पर वेंडर और लेसी ने स्यू करा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एंड सूट डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड कि उसका टाइटल जो है वो इम्परफेक्ट है, तो डिफेंडेंट के पास राइट टू रिटर्न है। अगर ए के पास कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, ए और बी का डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट के अंदर, बट जब डिसीजन आया, डिसीजन बी के फेवर में आया। जब डिसीजन आया तो वो बी के फेवर में आया। अब जो ए है, ए के पास तो प्रॉपर्टी रही नहीं, बट डिसीजन आने से पहले ही ए ने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया था कि मैं आपको सेल करूंगा या लीज पे दूंगा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये भी अब पूरा नहीं हो सकता सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उसके लिए जो एब्सोल्यूट जो राइट है वो बी का हो गया, क्योंकि डिसीजन कोर्ट ने क्या दिया कि ये प्रॉपर्टी बी की है। अब यहाँ पे सी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता, बट सी के पास भी राइट है एक। क्या है राइट? अगर सी ने कोई अर्नेस्ट मनी दिया है ए को, सी ने कुछ अपना अगर अर्नेस्ट मनी ए को दिया था, अर्नेस्ट मनी अगर सी ने ए को दिया था तो वो उसको वापस रिटर्न में ले सकता है और कहेगा कि जो मैंने दिया था वो आप वापस कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने एक पर्सन ने कुछ बेनिफिट ले लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं हो रहा है, पूरा वैलिड नहीं हो सकता, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, आप उससे ऐसे बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो द डिफेंडेंट हैज़ अ राइट टू अ रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट, वो अपने डिपॉजिट को रिटर्न ले सकता है। एंड इफ़ एनी विद इंटरेस्ट के साथ, कॉस्ट ऑफ द सूट के साथ और लीन ऑफ सच डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट इफ़ एनी ऑफ द वेंडर और लेसी इन द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी कॉस्ट दी थी, इंटरेस्ट की भी कुछ बात हुई थी, तो वो ये सब सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने बोला था कि अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हुए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा मेंशन है तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, प्लस जो सूट फाइल करने का जो खर्चा है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है क्लॉज 2 बात कर रहा है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। जो ये 1 हमने पूरा पढ़ा कि कोई पर्सन अगर इम्परफेक्ट टाइटल है, उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो सेल करता है, तो परचेज़र के पास क्या क्या राइट्स हैं? यही सारे राइट्स परचेज़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के पास भी हैं। या सेल और हायर कर रहा है अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो भी वो यही सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। तो सेक्शन 13 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 14 कैपिटल ए। हमने 14 सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये कहता है कि अगर कोर्ट को चाहती है, अगर कोर्ट को किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसमें वो उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सके ताकि वो कोर्ट को असिस्ट कर सके कुछ
इशू में जिसमें कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक एक्सपर्ट को एंगेज कर सकती है कोर्ट के अंदर, एंड कोर्ट एक्सपर्ट को बोलेगी कि आप इसको पूरा ध्यान दीजिए, इसको पूरा इस इशू को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इसकी एक रिपोर्ट बना के कोर्ट के अंदर सबमिट करें। और जो भी एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगा कोर्ट के अंदर रिपोर्ट, एक तरीके से उसको एविडेंस माना जाएगा एंड रिकॉर्ड माना जाएगा उस सूट का। अब सेक्शन क्या कह रहा है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन सीपीसी, सीपीसी के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जो और अदर जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो ये है, इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट, मतलब सीपीसी जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। सीपीसी के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए ही हम एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे। अब वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी, जहाँ पर कोर्ट को ये नेसेसरी लगता है टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन, कि यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बहुत ज़रूरत है, कोर्ट का ये मानना है, टू असिस्ट इट ऑन अ स्पेसिफिक इशू, कि कुछ असिस्टेंस चाहिए किसी अनदर पर्सन से जो कि एक्सपर्ट होगा और किसी एक स्पेसिफिक इशू के लिए चाहिए जो सूट में इन्वॉल्व कर रहा है, तो इट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट्स, तो एक से ज़्यादा भी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकती है कोर्ट और एक भी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर सकती है कोर्ट, ये कोर्ट की पावर है। एंड उसको वो डायरेक्ट करेगी टू रिपोर्ट टू इट ऑन सच इशू, कि वो इशू पे रिपोर्ट करे, एंड में सिक्योर अटेंडेंस ऑफ सच एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस, एंड उस जो विटनेस जो एक्सपर्ट को बुला रही है कोर्ट के अंदर उनको बोलेगी कि आपकी अटेंडेंस भी ज़रूरी है कोर्ट के अंदर और आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर अपना एविडेंस दीजिए, या फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट के अंदर अपना जो रिपोर्ट के तौर पर, तो वो आप कर सकते हैं ऐसा, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू, जो भी इशू है उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। क्लॉज 2 बात कर रहा है, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस प्रोवाइड कराना भी जिम्मेदारी बनती है उसी पर्सन की। अगर कोर्ट चाहती है तो जो एक्सपर्ट अपॉइंट करा है कोर्ट ने, कोर्ट उस एक्सपर्ट के लिए किसी पर्सन को डायरेक्ट करेगी कि आप इस पर्सन को, जो एक्सपर्ट है, आप इस एक्सपर्ट को जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये मांगेंगे आपको देनी है, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ये चाहते हैं आप उनका एक्सेस इनको प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर कोई अदर प्रॉपर्टी का कुछ इंस्पेक्शन इनको करना है, गुड्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, तो आप वो भी इनको प्रोवाइड कराएंगे, करने देंगे। तो ये कोर्ट की पावर है। क्लॉज 3 बात कर रहा है, ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। जो ओपिनियन है एक्सपर्ट की या जो वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट के अंदर, वो क्या होगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगा। एंड कोर्ट क्या है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज, अगर कोई पार्टी चाहती हैं सूट के अंदर कि वो एग्जामिन करें एक्सपर्ट को, या फिर अगर कोर्ट खुद चाहती है उस एक्सपर्ट को एग्जामिन करना, तो वो पर्सनली इन ओपन कोर्ट के अंदर उसको एग्जामिन करेंगे। बट मैटर रेफर्ड टू हिम, जो मैटर उनको रेफर्ड किया था क्लॉज 1 के अंदर, जो इशू के लिए उस एक्सपर्ट को बुलाया गया था, सिर्फ उस इशू के रिगार्डिंग ही आप उसको एग्जामिन करेंगे, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज कुछ भी और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उस इशू से रिलेटेड ही पूछेंगे क्वेश्चंस। और मेंशन इन हिज ओपिनियन, और या फिर जो उन्होंने अपनी ओपिनियन के अंदर जो मेंशन किया है उसके रिगार्डिंग, उससे हटकर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और एज टू हिज ओपिनियन और रिपोर्ट एज टू द मैटर इन विच ही हैज़ मेड हिज इंस्पेक्शन। तो जो भी इशू है जो उन्होंने रिपोर्ट में दिया है, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, उससे हटकर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। बट ये पावर है आपके पास, या तो पार्टी खुद अपनी मर्जी से, बट उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या कोर्ट खुद अगर चाहे तो वो एग्जामिन कर सकते हैं एक्सपर्ट को पर्सनली इन द ओपन कोर्ट। अब जो एक्सपर्ट है वो क्या है, वो एंटाइटल्ड है एक फ़ी के लिए, कि वो आ रहा है कोर्ट के अंदर, इंस्पेक्ट कर रहा है, अगर किसी गुड्स को इंस्पेक्ट करना है, किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, कुछ एविडेंस वैसे देनी है, तो वो कोर्ट के अंदर आ रहा है अपना टाइम निकाल कर, तो उसको कुछ एक्सपेंसेस, कॉस्ट, फ़ी ये मिलनी ज़रूरी है। तो कोर्ट जो भी फिक्स करेगी, कोर्ट ये फिक्स कर सकती है, कोर्ट में फिक्स, तो वो पार्टी को देना पड़ेगा, जो भी पार्टी के लिए
वो फिक्स करेगी। कोर्ट ने बोला कि ए पार्टी जो है वो पूरा देगी तो ए को देना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला कि दोनों पार्टीज़ जो है वो प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर लेंगी फिर देंगी, या फिर बियर करेंगी वो एक्सपेंसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। कोर्ट जो है वो फिक्स करेगी विच शैल बी पेएबल बाय द पार्टीज इन सच प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में कोर्ट ने फिक्स किया है, डिसाइड किया है, उसी प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही। एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट, उस समय दिया जाएगा जब कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर कोर्ट ने बोला जिस समय एक्सपर्ट कोर्ट के अंदर आएगा उसी दिन दिया जाएगा तो उसी दिन दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा जैसे कोर्ट ने डायरेक्ट किया उसी हिसाब से ही दिया जाएगा। तो ये है सेक्शन 14 कैपिटल ए।